ए, तमीज से बात कर झंडो। रिवॉल्वर किसको दिखा रहा है? नल्ला समझा क्या उसको? वो मुझे थोड़ा है, मुझे अंग्रेज़ी ठीक से आती नहीं है, तो शुरू में थोड़ा था कि अरे भाई वहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा। और मैंने ना इतनी दूर मैंने कभी अकेले ट्रैवल किया नहीं था आज तक, तो मुझे वो भी टेंशन था, कुछ ज़्यादा ही था। तो लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे एकदम कि अरे नाही काही नाही होत ताई, तू जा, आम्ही आहे ना, आम्ही आहोत ना। और फिर मैंने भी सोचा यार लाइफ में इतना कुछ अभी अच्छा हो रहा है तो कर लेते हैं डेयरिंग यार, कैरेक्टर में इतना करती हूँ डेयरिंग तो ला 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 ला। तो जैसे मैं ऐसे देखती थी ना तो ये लोग करते थे ला 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 ला। भंसाली जी के साथ काम करने को मिलना ना अपने आप में सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परफेक्शन हर चीज़ का। हाँ। जब वो ऐसे भड़के थे और मुझे लगा अरे भाई ऐसा नहीं होता है, या फिर मैंने ऐसे नहीं किया ऐसे सेट पे काम, लेकिन फिर एक बार बस बात हुई, क्या हुआ और हमारे में वो सब क्लियर हुआ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक इजी। मेरी गेस्ट बहुत ही खास है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और काफ़ी टाइम से ऐसे अमेजिंगली फैंटास्टिक फिल्म्स कर रही है और हम सबको एंटरटेन कर रही है। इस साल स्पेशली बहुत ही स्पेशल रहा है उनके लिए। मैं बात कर रही हूँ छाया कदम जी की, जिन्होंने हम सब का दिल जीत लिया है विद कांचन कुमरी, of course Manju Mai, and of course one of the cast members of All We Imagine as Light, the Cannes Award winning film. Thank you for doing this. Thank you. Cannes Award winning film. ये सुन के कैसा लग रहा है आपको? कमाल, यानी इतने साल काम कर रही हूँ मैं जी, लेकिन कभी कान फिल्म फेस्टिवल में जाऊंगी इसके बारे में सच में नहीं सोचा था। मेरी दौड़ सिर्फ नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए वगैरह ऐसे था, लेकिन अब ये सपना भी लग रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, मैं जब फिल्म सिलेक्ट हुई, हम लोग वहाँ पर गए, तब मेरे अकेले का गट फीलिंग था ऐसे ही नहीं लौटूंगी। Really? Yes. आप सब इतने प्यारे लग रहे थे एट द रेड कार्पेट। मुझे आप लोगों को देख के बड़ा मज़ा आया कि डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, हर किसी का मोमेंट होता है वहाँ पे, और मुझे लगता है वो क्लिक हो गई सबके साथ कि यार देखो ये लोग कितने बिंदास है। फ्यूजन कपड़ों में, ट्रेडिशनल और फ्यूजन कपड़ों में आए हुए थे, ब्यूटीफुल साड़ीज़ में, और सब मज़े कर रहे हैं। मुझे बताइए, उसमें कोई प्लानिंग तो थी नहीं। वो तो मुझे जानना है कि वो मोमेंट कैसा था, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पे थे। प्लानिंग तो कुछ भी नहीं थी। हालांकि हम लोग इतने साल सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं ना कि कान फिल्म फेस्टिवल, फिर वो रेड कारपेट होता है, गाड़ियाँ आती है, उसमें बैठेंगे, जाएंगे। हमें पहले दिन बताया गया था कि छाया जी ऐसे ऐसे जाना है, फिर वहाँ पर वॉक लेंगे, फिर बस टर्न पोज देना है, यहाँ देना है, फिर ऊपर जाएंगे, फेस्टिवल के मेन खड़े होते हैं, उनको ग्रीट करना है। ओके, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आया था जब हम लोग गाड़ी में बैठे कि गाड़ी निकली है और रास्ते के दोनों साइड में पूरी पब्लिक खड़ी है जिनकी आंखें हमारे ऊपर है। लेकिन जैसे ही गाड़ी पहुंची वहाँ पर और हम लोग गाड़ी से उतर रहे थे, तभी मेरे कान पे एक गाना सुनाई दिया। वो मराठी गाना था जी। वो गुलाबी साड़ी जो गाना है ना, जैसे ही वो सुना ना तो मुझे ऐसे हुआ ओ माय गॉड, मैंने बोला पायल मराठी गाना। अभी दूसरे देश में जहाँ पर मैं हिंदी मराठी सुनने के लिए तरस रही थी तब जब मराठी गाना कान पे आया तो अपने आप वो थोड़ा बॉडी में आ गया और हमने थिरकना, पता ही नहीं चला कि थिरकना कब शुरू हुआ और अब हम लोग कब डांस करने लगे। और उसके बाद हम लोग भूल गए कि हम लोग रेड कारपेट पे हैं। तो बहुत एंजॉय किया, बहुत ही। और उसके बाद जब हमारी फिल्म का गाना लगा, हमारी फिल्म में वो गाना यूज़ किया है, ये लो देखो मैं कहाँ आ गई, तो वो तो हमारे लिए ऐसे था कि सच में यार हम लोग कहाँ आ गए। तो उसके बाद तो फिर बस
खत्म। पर आप कह रही थी थोड़ा कॉन्शियस फील किया आपने। हाँ, शुरू में एक तो क्या है ना, ये इतने तैयार होके निकलना और वो कॉस्ट्यूम, वो आदत नहीं है मुझे, तो ज़रा भी नहीं है। तो वो थोड़ा था मुझे कि भाई ये कपड़े भी संभालने हैं, ये मेकअप भी संभालना है, और ये हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसका मुझे थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन वो है ना, वहाँ जाने के बाद मेरा ऐसे बहुत एंजॉय करना है, खड्डे में जाए कपड़े और मेकअप ये वो, तो उसके बाद ख़त्म हो गया सब। आप मुझे बोल रही थी कि भाषा को लेके आप चिंता में थी। हाँ, वो मुझे थोड़ा है, मुझे अंग्रेज़ी ठीक से आती नहीं है, तो शुरू में थोड़ा था कि अरे भाई वहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा। और मैंने ना इतनी दूर मैंने कभी अकेले ट्रैवल किया नहीं था आज तक, तो मुझे वो भी टेंशन था, कुछ ज़्यादा ही था। तो लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे एकदम कि अरे नाही काही नाही होत ताई, तू जा, आम्ही आहे ना, आम्ही आहोत ना। और फिर मैंने भी सोचा यार लाइफ में इतना कुछ अभी अच्छा हो रहा है तो कर लेते हैं डेयरिंग यार, कैरेक्टर में इतना करती हूँ डेयरिंग तो मेरे लिए ना ये सब एकदम बहुत अजीब सा सफ़र था। तो फिर मैं यहाँ से अकेली निकली, बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन जैसे एक तो मैं यहाँ से निकली 15 को, मेरा कुछ 11 या 12 बजे का कुछ फ्लाइट था, 1 बजे का था। मैं गई एयरपोर्ट और वो तो सब था ना, और इस वक्त बहुत चढ़ाया था मेरे दोस्तों ने मुझे कि अरे तेरा एयरपोर्ट लुक चाहिए ये। मैं बोला क्या है, जीन्स टी शर्ट पहनो और निकलो यार, कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। नहीं एयरपोर्ट लुक चाहिए, तो फिर कुछ ऐसे कुछ पहना था एयरपोर्ट लुक, और फुल ऐसे गई, एयरपोर्ट पहुंची। फिर अब थोड़ा लापता लेडीज़ की वजह से और कंचन कोमड़ी की वजह से ना लोग पहचानने लगे। तो जब वहाँ पहुंची तो वहाँ पर भी थोड़ा ऐसे हुआ, अरे आप छाया कदम और ये वो सब हुआ। और फिर मैंने लास्ट में मेरा पासपोर्ट दिया, तो जैसे ही पासपोर्ट उन्होंने देखा और ऐसे हुआ कि आपके पास आपका दूसरा पासपोर्ट है, कुछ है? तो मैंने बोला नहीं, क्यों? तो उनका चेहरा पूरा उतर गया और मैं इतना टेंशन में आ गई ना। मैं ना एयरपोर्ट बैंक जाती हूँ ना तो बहुत डर जाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे कुछ तो गलती हो गई है। तो उन्होंने बोला मैम आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो वो कुछ है ना, मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट था ब्रिटिश एयरवेज़ का, तो फिर वो वहाँ का भी वीज़ा लगता है, तो वो था नहीं। और उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते हो। मुझे तो ऐसे हुआ अरे भाई इतनी तैयारी की है, क्या है। लेकिन फिर वहाँ से ही ना मेरा जर्नी थोड़ा है ना कि ऐसे बस डरना नहीं है। तो फिर मैंने हमारे प्रोडक्शन को बोला कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है करके। फिर उनकी आपस में कुछ बातें हुई और ऐसे हुआ कि नहीं, इस फ्लाइट से तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। फिर वहाँ मैं जो एक ही फ़्लाइट थी, मैं 3:30 बजे तक वैसे ही बैठी थी एयरपोर्ट में। हाँ, फिर वो तो फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। तो यहाँ से शुरू हुआ मेरा सफ़र फिर रात को 1 बजे की फ़्लाइट थी, फिर वापस 9 बजे आओ, फिर लेकिन फिर उस वक्त एयरपोर्ट लुक वगैरह कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। अब कर लिया एक बार अब नहीं होगा। यस। और फिर वहाँ पहुँची, फिर वहाँ जाने के बाद भी भाई वो क्या इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह करवा के लिया था, वहाँ जाने के बाद वो नहीं चल रहा था। और मैं हर किसी के पास ऐसे देख रही हूँ ना, तो मैं जो उनसे बात करूँ उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मैं इंडियन चेहरे ढूंढ रही थी। ऐसे क्या क्या मज़े लेते लेते मैं पहुँच गई वहाँ पर। लेकिन आप डेयरिंग हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये देख के कि लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो। लोगों का प्यार है, मुझे बाकी पता नहीं कि मैं यानी करियर में कहाँ तक पहुँची हूँ, क्या है, लेकिन मैं ये मुझे पता है कि लोगों का प्यार तो शुरू से है। जब मेरे साथ कुछ होता है ना तो लोग बहुत पर्सनली उसको लेते हैं, खुश होते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ तो सच में लोग दुखी, यानी उनको ऐसे ताई असर नहीं है वगैरह, तो लोगों का प्यार है, उसके लिए मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को। हम डेयरिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसी साल दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब तोड़-फोड़ कर दिया है। इस साल मंजू माई, लापता लेडीज़ और ऑफ कोर्स कांचन कोमड़ी।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइसेस और दोनों किरदारों को बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे इस दोनों कैरेक्टर्स के पीछे की जो जर्नी थी वो समझना है, तो बताइए। शुरुआत करते हैं मैडगांव एक्सप्रेस की कांचन कुमरी, और कितना मज़ा आया होगा वो किरदार प्ले करते हुए। सच में बहुत मज़ा आया। हाँ, मैंने इसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं ना, तो हर एक फिल्म में ना मेरे ऊपर बहुत अन्याय होता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरा पति गुंडा है, दारू पीने वाला है, तो हर वक्त यही होता था। इस वक्त मज़ा आया भाई, मुझे मुझे दादागिरी करनी है, मुझे रिवॉल्वर लेके घूमना है। तो मैंने कुणाल को बोला भी, यार इतने साल की भड़ास में निकाल लूँगी अभी। तो मज़ा आया बहुत ही। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ रिवॉल्वर लेके नहीं, उसका लुक भी जो कुणाल ने डिज़ाइन किया था कि पूरा ज्वेलरी वगैरह पहन के निकल रही है, तो मज़ा। और इतनी कमाल टीम के साथ यार, यानी हम लोग 4-5 जन तो थे, और बाकी भी जो कास्टिंग थे मेरे ना पहले के पुराने दोस्त वगैरह सामने, तो हम लोग ने सच में जो है ना इन्होंने एंजॉय किया है ना तीनों ने, वही सेम हम लोग, मेरी और 2 फ्रेंड थी मेरे साथ, तो हम लोग ने सेम वो एंजॉय किया वहाँ पर। मैं अपनी एक फेवरेट सीन जो है, जो कि आप लोग ट्रेन में हो, हाँ, कि आपके एक्स हस्बैंड जो भी डॉन होते हैं उनको आप फिर उनके डिफेंस में आते हो, उनको नफरत करते हो, लेकिन सडनली मेरे हस्बैंड को कैसे बोला ऐसे करके। हाँ। वो सीन इतना ही प्यारा था, और पर्टिकुलरली जैसे वो आपको देख रहे होते उसके बाद कि यू नो ये जो भी है ये मेरी पहली प्यारी रहेगी। वो सीन इतना फनी था और प्यारा था, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे इस सीन के बारे में जानना है। ये ना एक तो मेन वो ट्रेन का पूरा सीन ही बहुत कमाल था। जी। उपेंद्र को तो मैं बहुत सालों से पहचान रही हूँ। क्या बताऊँ यार, वहाँ पर ना रिहर्सल में ही ना इतनी छोटी छोटी बातें निकल आती थी। दिवेंदु प्रतीक के साथ, प्रतीक कुछ तो हंसाता था, फिर दिवेंदु, और ऐसे चलता ही था उसमें। फिर ये थी नौरा। वो क्या हो रहा था ना कि एक तो वो साड़ी और ये सबसे है ना थोड़ा सेट पे तकलीफ तो हो रही थी, और उसके पहले पूरा दादागिरी वाला सीन हुआ था, और ये लोग बहुत मज़े ले रहे थे यार। कुछ भी करो ना, ये कहीं भी हंस देते थे, या मेरी रिएक्शन ये लोग पहले कर लेते थे। तो और वो जो ऐसे शायद मैं ऐसे घूमती और वो ला 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 ला, तो जैसे मैं ऐसे देखती थी ना, तो ये लोग करते थे ला 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 ला। खेल हंसते हंसते बहुत सारी चीजें हो गई। बहुत। और ना क्या होता था उस वक्त ना, मुझे थोड़ा फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ थी। अच्छा। उस शूटिंग के वक्त। तो जो रिवॉल्वर का है ना कि मैं पकड़ती हूँ, क्या होता था, मैं रिवॉल्वर ऐसे पकड़ती थी, और ना एक्शन बोलने तक क्या होता था पता है, ये है ना, तो मेरा हाथ नीचे आता था। और सेम टाइम पे ना प्रतीक को भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होती थी। वो जो मेरे लाइफ में ना वो गड़बड़ हुआ था ना कि मैं शुरुआत ऐसे करती थी और एक्शन तक मेरा हाथ ऐसे नीचे आता था। आपका कोई फेवरेट सीन है? हम लोग ने ना वो सीन बहुत एंजॉय किया, जो वो हमारे एक्शन हाँ एक्शन के वक्त हम लोग तीनों, मेरी गैंग चल के आती है। जी हाँ, स्लो वॉक। हाँ, वो ऐसे ऐसे चल के आती है, और फिर बात करते करते अचानक थूकती है। अरे हम लोग है ना, पहले एक सीन हुआ ना, तो फिर कुणाल ने बोला कि नहीं छाया जी जरा जोर से थूक देना। फिर हम लोग वापस चल के आए सब जने। तू इतने जोर से थूका ना। कुणाल का हुआ नहीं, ऐसे भी नहीं, लेकिन ना वो होते ना अंदर की भड़ास, वो हम लोग बाहर निकाल रहे थे। अच्छी तरीके से निकली ये ओके। बट नहीं, बड़ा मजा आया देख के। आई थिंक और ना वो भी सीन था, सॉरी, हम लोग जीप में जाते हैं और मेंडोसा की गाड़ी भी सामने। जी वो जो अपना गाड़ी ऐसे करता है। यस, तब मेरी फ्रेंड थी साथ में, और हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को पहचानते हैं। तो जो पल्लवी थी ना, उन्होंने खास इस फिल्म के लिए ना गाड़ी सीखी थी।
लेकिन मास्टर नहीं थी, तो उसको ना उस सीन का इतना टेंशन था ना, छाया मला जमेल ना, तो मैं मेरे कैरेक्टर में वो हम लोग ने इतने मज़े लिए हैं ना उस सीन में कि उसको दिखाना तो है कि वो बिंदास चला रही है, लेकिन अंदर से इतनी डरी हुई थी और बहुत बार गाड़ी ऐसे बंद हो जाती थी, बंद पड़ती थी, तो वहाँ पर हम लोग ने बहुत धमाल किया, बहुत ही बहुत कहानी सुन के ही मुझे लग रहा होगा कितने मज़े किए होंगे आप लोगों ने। लेकिन मैं मंजू माई के बारे में बात करने से पहले थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी। आपने थिएटर से शुरुआत की थी, ऑफ कोर्स हम सबको पता है मराठी सिनेमा के ऐसे ऐसे कुछ फिल्में हैं, सैराट तो एक इतना पॉपुलर है, सबको पता है, इसलिए मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन आपको बहुत सारे अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और ब्यूटीफुल चाहे वो न्यूड हो या ऐसी और कहानियाँ हो। फैंड्री ऑफ कोर्स सबको पता है, इट्स अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। तो आप ऐसे बहुत ही बढ़िया फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन आपके शुरुआत में आई थिंक आसान तो नहीं होगा, बिकॉज इस फील्ड में इस तरह के चॉइसेस करना, डटे रहना कि मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं और सिक्योर रहना कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है। क्या है ना, मैंने काम शुरू किया, जैसे वर्कशॉप किया था प्रोफेसर वामन केंद्रे जी का, तो शुरुआत ही मेरी ना ऐसे प्ले से हुई है। झुलवा नाम का मैंने नाटक किया था, उसकी रिहर्सल हम लोग ने कुछ ना 3.5-4 महीनों तक हम लोग ने रिहर्सल की थी। तो ना मुझे हर वक्त लगता था यार मैं अगर NSD में अगर जाती तो बहुत फ़र्क पड़ता, मैं FTI में होती तो बहुत यानी कुछ सीखने को, मैं बहुत लेट आई इंडस्ट्री में, तो ऐसे लगता था यार ऐसे कुछ तो करना चाहिए था। जब ये प्ले किया ना, तो वो जो 3.5-4 महीने की जो जर्नी थी ना, मैंने वो ना ऐसे वर्कशॉप करके ही लिया, खुद के ऊपर काम किया। जो साथ में को आर्टिस्ट थे उनको देख देख के भी बहुत सीखने को मिला। वहाँ से ना आदत गिरी, कोई काम करना है ना तो उसमें यार कुछ तो खुद को भी मज़ा आना चाहिए, अलग कुछ तो उसके ऊपर काम करने को मिलना चाहिए, लोगों को भी मज़ा आना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे खुद को मज़ा आना चाहिए। और शुरू से थोड़ा है ना मुझे स्मिता पाटिल कैसे काम करती थी, शबाना आज़मी कैसे काम करती थी ना, उनके वो रोल है ना, वो से देखने में है ना, बोलते ना खरे खरे वाटतात। मुझे शुरू से ना कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं ऐसे एकदम बन ठन के हीरोइन बन के आई हूँ। वो होता है ना कि एक फाइट मारा 10 जन गिर गए वगैरह ना, पता नहीं, वो शुरू से वो नहीं लगता था ये अपना नहीं है और ये वाला अपना है। तो तभी से ऐसे मुझे ऐसे हो गया कि करना है तो कुछ अलग ही करना है। और फिर लकीली थोड़ा मेरे हिस्से में आते गया वैसा। और मैंने कभी ऐसे ना मुझे खुद को बहुत बिजी होना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है और मुझे बैंक बैलेंस भी बहुत बढ़ाना है, ये कभी सोचा नहीं, कभी नहीं। तो शायद इसीलिए ना मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ कि अरे बाप रे अभी काम नहीं मिला। तो जब मिला मैं खुश उसके ऊपर काम करते रहती हूँ। जब काम नहीं होता है ना मैं घर के काम में बिजी हो जाती हूँ तो ऐसे ज़्यादा नहीं टेंशन लेती हूँ। लेकिन एक तो अलग कुछ करने की खोज में रहती हूँ, और अगर कुछ अलग नहीं मिलता है तो फिर जो खुद के हिस्से में आता है उसको अलग तरीके से लोगों के सामने लाओ। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये आप इसीलिए आप सिक्योर भी हो, आप खुद के दुनिया में मस्त हो और खुद के काम को लेके वो ज़रूरी होता है। बहुत प्यारी सी फोटो डाली थी आपने अपने इंस्टाग्राम में संजय लीला बंसाली के साथ। गंगूबाई में ऑफ कोर्स आपका काम फिर से बहुत ही बढ़िया था। मुझे उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आलिया, संजय लीला बंसाली, माहौल और किस तरह का एक्सपीरियंस था? मैंने पहली बार ना इतने बड़े सेट पे काम किया, और ये सब भाई इतना सब बड़ा वो कॉस्ट्यूम और ये वो, और यानी भंसाली जी के साथ काम करने को मिलना ना अपने आप में सच में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि
परफेक्शन हर चीज़ का और ना उनका वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं, हर चीज़ में आपका कॉस्ट्यूम है तो वो कॉस्ट्यूम लाइट के हिसाब से कैसा होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, सब चीज़ों के पास इतना ध्यान रहता है। और उनके बारे में कहना चाहूँगी ना, मराठी एक्टर पे उनका एक विशेष जीव है त्यांचा कि वो बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा मराठी बोलते हैं। तो मेरा वहाँ पर एकदम वहाँ मैं एकदम ऐसे खुश हो गई थी कि अच्छा मैं उनके साथ मराठी में ही बात करती थी। तो और गंगूबाई में जो मेरे हिस्से में कैरेक्टर आया था, पहले मैंने बहुत सुना था बंसाली जी के बारे में, खतरनाक है ये। यस, बहुत सुना, कुछ देखा भी, लेकिन बाद में लगा यार उस आदमी को हक है अगर उन्होंने इतना सब अपने फिल्म के बारे में सोच के रखा है और हम लोग एंड में आके अगर उसमें गड़बड़ कर देते हैं तो वो कैसे यानी चलेगा ना उनको। तो वैसा मैंने कुछ देखा वहाँ पर। हाँ। जब वो ऐसे भड़के थे और मुझे लगा अरे भाई ऐसा नहीं होता, या फिर मैंने ऐसे नहीं किया ऐसे सेट पे काम, लेकिन फिर एक बार बस बात हुई, क्या हुआ और हमारे में वो सब क्लियर हुआ, फिर उसके बाद कुछ नहीं बहुत कमाल। और गंगूबाई तो मेरे लिए ना पता नहीं कुछ ये 3-4 सालों में ना मैं जो बोलती हूँ ना वो हो जाता है जी, सच में। मेरे लिए भी कुछ अच्छा बोलना है, इसके बाद मैं बताऊंगी क्या बोले। क्या ना मुझे है ना शुरू से मैं हाउसिंग बोर्ड में पली बड़ी हूँ, तो हम लोग के यहाँ नवरात्र और होता था ना, तो मुझे नाचने का बहुत शौक है। यानी बजना शुरू होता है ना, मैं नाचना शुरू हो जाती हूँ। हाँ, कोई नाचे ना नाचे, लेकिन फिल्म में मुझे हर वक्त रोना है क्या है यही दिखाना था। तो मैं सोचती थी यार मेरे को एक बार तो है ना नाचना है उस वक्त सोचती थी जी। और वो शूटिंग के वक्त ना अचानक से बंसाली जी ने पूछा कि छाया जी आप डांस करोगे? तो मैंने बोला हाँ करूँगी लेकिन मैं जितनी पहले खुश थी, लेकिन जब हमारी रिहर्सल हुई ना तब रुद्रानी मेरे को इतना टेंशन आया, क्योंकि वो जो था ना उनका परफेक्शन कि अगर 20 लोग नाच रहे तो सबका हाथ ऐसे तो ऐसे ही आना चाहिए। मैं बम्बैया डांस करने वाली लड़की, बस मुझे नाचना है लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हाफ बीट एक बीट ये नहीं समझ में आता। लेकिन यार वो मज़ा आया उस वक्त। वो गाने का भी क्या है ना, शुरू में कोरियोग्राफर ने अलग कुछ स्टेप्स थे रश्मिबाई के लिए, तो सर ने वो एक बार देखे और फिर बाद में चले गए और कुछ देर बाद वापस आए और फिर मुझे बोला कि छाया जी आप रश्मिबाई हो ना, तो आप मुझे बोलो कि रश्मिबाई कैसे नाचेगी। बोला ओके सर। और फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा सोचा कि रश्मिबाई के साथ क्या हुआ है, उसका क्या है क्या, और फिर उसके बाद फिर मैंने सर को बोला कि हाँ सर। और फिर ना वो मैंने करके दिखाया तो वो सर को इतना पसंद आया। यानी मैंने उनको बोला कि रश्मिबाई ऐसे कोरियोग्राफ किया हुआ डांस क्यों करेगी ना, वो उसकी भड़ास निकालेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे हुआ, वो मुझे इतना मजा आया ना कि वो इतना फ्रीडम भी देते हैं। ऐसे नहीं है, लोग सिर्फ उनके गुस्से के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये फ्रीडम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। बहुत ही प्यारी कहानी है। आलिया के साथ? यस, आलिया के साथ वो इतनी कमाल है ना, यानी हमारी बहुत बातें नहीं हुई क्योंकि ना वो भी उसका कैरेक्टर के बारे में सोचते रहती थी। मेरा भी वैसे ही है कि मुझे उस वक्त कोई नहीं चाहिए, लेकिन आलिया को है ना काम करते वक्त देखना ने अपने आप में बहुत, यानी एक कलाकार को बहुत सीखने को मिलता है ना। यानी एक्शन से पहले आलिया एक अलग ही होती है, छोटे बच्चे जैसी और ये लेकिन एक्शन बोलते ही, और वो ऐसे नहीं था यार, वो कैरेक्टर उसके लिए बहुत ही अलग था। बिल्कुल। गंगूबाई तो बाप रे। यस। तो मज़ा आया उसको देखते समय, यानी एक सीन
मुझे याद है वो इलेक्शन जीत जाती है और उसके बाद जो आती है ना वो भाषण, वो टेबल पे खड़े होके, अरे बाप रे, व्हाइट साड़ी वाली। हाँ, तभी मैंने उसको सामने देखा था। हम लोग ऊपर सब ऐसे खड़े हैं और मैंने देखा भीड़ में कि अच्छा आलिया वहाँ पर है, तो अपने वो टीम के साथ ऐसे ही कुछ हंसी मजाक कर रही ये वो। फिर बीच में उन्होंने मुझे देखा तो वहाँ से हाय छाया जी किया। तब तक मैंने ना सामने देखा नहीं था उनको काम करते समय। यस, और जैसे एक्शन बोला, यानी वो उनका भाषा, उसका लहजा, उनका वॉक, मैं देखते ही रह गई यार कि उस उम्र में तो मुझसे इतना हो भी नहीं पा रहा था यार। बहुत कमाल, बहुत कमाल। अब बात कर लेते हैं मंजू माई की। लापता लेडीज इस साल की सबसे प्यारी और बहुत सारा प्यार बटोरने वाली फिल्म, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म स्टिल नाउ। डेफिनेटली इतने ऐसे ब्यूटीफुल सीन्स हैं जहाँ पे बहुत सारे औरतें डायरेक्टली रिलेट कर पाई। आपने रील्स देखे होंगे जो आप उसको सलाह देती है, और मुझे लगता है खूबसूरत सा एक दोस्ती दिखाया गया है दो औरतों के बीच में, और जिनका जेनरेशन गैप है, वो इतनी यंग है और वो अपने अनुभव से उनको बता रही है। तो मुझे ये जानना है कि इस कैरेक्टर को आपने कैसे समझा, आपके कुछ फेवरेट सीन्स, और कितना ज़रूरी है ये फिल्म। यस, फिल्म तो बहुत ज़रूरी है। जब अब हम लोग देखते हैं ना तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या है, यानी इतनी बड़ी बात इतने इजीली कह दी है कि कहाँ भी ऐसे उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया है, कुछ नहीं। तो ऐसे फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ ना, इसका बहुत यानी खुशी होती है कि एक तो आमिर खान प्रोडक्शन, फिर किरण राव, और ना बहुत ऐसे लोगों के साथ काम करने से वो एक यानी कैरेक्टर तो है लेकिन एक इंसान करके भी हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही। और मंजू माई का तो क्या बताए, अब तो फैन है सब ये हाँ, मैं बहुत लकी हूँ मंजू माई मेरे हिस्से में आई कि इतने अच्छे डायलॉग कि इतने लोग फ़ोन करते हैं, पर्सनल पे मैसेज भेजते हैं कि मंजू माई ने कितनी ताकत बढ़ाई है हमारी लोगों की। क्या मैं खुद आज देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि यार क्या मंजू माई है, हम क्या छोटी छोटी बातों को लेके एकदम टेंशन लेते हैं, क्या होते हैं। तो मंजू माई मेरे लिए भी बहुत खास है, बहुत। मैं भी ना शुरू से थोड़ी दबंग हूँ, यानी वो है बचपन से ही ऐसे थोड़ा मुझे ये ना पसंद नहीं है कि अरे मुलींनी ऐसा नहीं करायचं, यानी लड़की लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की को वैसा नहीं, मेरे शुरू से है। तो वो थोड़ा ना वो मंजू माई में मैं खुद को भी देख रही थी, और मुझे लगता है कि वो हर लड़की को वो अपना इसीलिए लगा कि जो है ना, अरे यही तो मैं कहना चाहती थी हमारे फैमिली को, यही तो मैं बताना चाह रही थी। तो मेरे लिए भी वैसे ही था कि जब वो बोलती है ना कि अभी वो खुद ही के साथ अकेले खुश रहना, तो वो तो मेरा इतना फेवरेट डायलॉग है ना। वो कितनी बड़ी बात बता के जाता है ना, हर किसी के, सिर्फ औरतों के लिए नहीं कि हर किसी के। हाँ, मुझे तो लड़कों के भी मैसेज आते हैं कि यार मैं बहुत दुखी रहता था, मुझे ये सोचता था ये वो, लेकिन कि अभी मैं मंजू माई की बातें सुन के मुझे तो एक मैसेज ऐसा भी आया ना कि वो बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है लड़की, तो बोलता है अभी छाया जी मुझे लड़का हो या लड़की, लेकिन ना मैं उसे मंजू माई के बोल सिखाऊंगी। तो मुझे ना वो ऐसे सुन के ऐसे हुआ ना कि क्या बताऊँ। आप कोई फेवरेट सीन्स है आपके? सभी फेवरेट है, सभी। यानी मैं तो अभी देखती हूँ ना तो मंजू माई सिंपल सिर्फ वो चेयर पे बैठी है ना तो भी ऐसे लगता है कि सच में, यानी अभी जब लोग बोलते हैं ना बहुत, तब मुझे अलग दिखाई देती है मंजू माई। उस वक्त ना मैं अपने कैरेक्टर में होती हूँ ना, तो बस मंजू माई बनने के बाद जो मुझे लगे ना मैं करती हूँ। सो अभी लोग बोलते हैं ना कि क्वीन जैसी है, वो सिंहासन लगता है लोगों को। बिल्कुल। तो ऐसे लगता है अरे हाँ यार। बिल्कुल। यस यस। वो इतने प्यार से फूल उससे पूछ रही थी कि
लड़कियों को इतना दबा के क्यों रखा जाता है, और उसका बहुत ही बढ़िया आंसर है। आपको याद होगा आंसर क्या है जो आप देती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? यस यस यस। हाँ, यानी ये सच भी है ना कि हम लोग को संस्कारी लड़कियां ऐसे नहीं करती है, संस्कारी लड़कियां वैसे नहीं करती है। यानी क्या है, सिर्फ सहना है तो वैसे नहीं है ना। जी बिल्कुल। यस यस। मुझे लगता है हर फैमिली में ये बताना बहुत ज़रूरी है लड़कियों को कि सहना नहीं है, लड़ना है ना। यानी मेरा एक ही है कि है ना, आप अगर डरते हो ना, आप अगर डरते हो तो सामने वाला ज़्यादा डराता है। आप एक बार आवाज़ चढ़ा के देखो, क्या हिम्मत होगी किसकी। जैसे मेरी न्यूड फिल्म थी, उसमें मेरे डायलॉग थे कि कोनी अरगी तुला अरे केला ना, तो तू भी आवाज़ चढ़काए रे बोलने का। तो वो वैसे ही है, और मैं पर्सनल लाइफ में भी वही करती हूँ। मैंने ये देखा है कि आप अगर सामने वाले को जब तक उसके सामने नहीं ऐसे करते रहोगे ना, तो आप वो और आपको तकलीफ देते रहेगा। एक बार आवाज़ चढ़ा के देखो, ख़त्म। आपने न्यूड की डायलॉग बोला तो मैंने कहा मुझे तो एक कांचन कॉमेडी का डायलॉग सुनना है। ए तमीज से बात कर झंडो, रिवॉल्वर किसको दिखा रहा है, नल्ला समझा क्या उसको, ऐसे ही कुछ। थोड़ी देर के लिए मैं भी थोड़ी टेंशन में आ तो गई थी, बट आई लव दैट सीन। ओके, ऑफ कोर्स, अगेन कांग्रेचुलेशंस। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल द लव यू मेड इंडिया प्राउड। ये फिल्म ने जो कमाल किया है, आई थिंक पायल कपाड़िया ने जो स्पीच दिया था कान के स्टेज पे आफ्टर विनिंग दैट अवार्ड, ग्रैंड प्री जीतना बहुत बड़ी बात होती है। यस, ये फिल्म तो शुरू से ही मेरे लिए ना, वो पहली बार हम लोग मिले ना, तब से ही था कि ये कुछ तो अलग है। और ना जब कुछ हटके काम करने वाले, हटके सोचने वाले लोग अगर साथ में आते हैं ना, तब मुझे लगता है बजट मायने नहीं रखता। और हम लोग जो 3 एक्ट्रेस थे या पूरी टीम, वो वैसी ही थी जी। हमें कुछ तो अलग करना था बस। यानी डायरेक्शन टीम, आर्ट, ये वो सब FTI के बच्चे थे, शायद मैं ही उनमें सबसे बड़ी थी। लेकिन वही है ना कि बजट, हम जैसे एक्ट्रेस के लिए बजट बहुत बाद में आ जाता है। बिल्कुल। यस। शुरू में ही एक तो पायल के बारे में इतना सुना था, उसने पहले ही कांस में उसको गोल्डन आई मिल चुका है डॉक्यूमेंट्री के लिए। यस। और रीडिंग के बाद होता है ना कि इतना यार, इतना कमाल का स्क्रिप्ट, तो तभी मुझे लगा था कि ये, यानी तभी पता था कि हम कांस की ओर जा रहे हैं। और कास्टिंग डे 1 से है ना, वो हमारे में इतनी दोस्ती पक्की होती गई ना, और वही दिख रही है। और वो होता है ना कि ये अपनी कहानी है। आप बोलोगे ये हर फिल्म में ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन सच में यार कि ना, मंजू माई में भी एक मेरा कुछ अपना था, सेम इसमें भी। ऑल वी इमेजिन एज लाइट मुंबई की कहानी है, और देखने के बाद आपको पता चलेगा ना, ये मेरी कहानी है। तो वैसे ही है कि शुरू में ही ऐसे हुआ कि ये कुछ तो हंगामा करने वाली है, और ऐसे ही हुआ। लेकिन ये इतना बड़ा हंगामा होगा ऐसे नहीं लगा था। लेकिन ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल जी की कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग है। वो खुद ऐसी क्रांतिकारी है। उसने FTI में, मुझे लगता है याद है अभी भी, उन्होंने खुद, वो उन स्टूडेंट्स में से रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि FTI में ऐसे इंसान को लाइए जो कि वर्थ हो, हु इज़ नॉलेजेबल। एंड उन्होंने गजेंद्र चौहान जी के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट किया था उस टाइम पे। अब गजेंद्र चौहान जी ने खुद उनको प्रेस करते हुए कहा था कि मैं उस टाइम की थी, उस टाइम पे मैं जब थी, मैं प्राउड हूँ कि इस पे लोगों ने काफ़ी सवाल भी उठाया है कि उस टाइम पे तो सपोर्ट नहीं हुआ, उस टाइम पे तो उसको सपोर्ट नहीं मिला। आपकी क्या राय है इसके बारे में?
आप लोगों ने डिस्कस किया होगा यार, आप लोग सब इतने प्यार करते हो एक दूसरे के साथ। हाँ, सच बताओ इस पे हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वो लड़की है कमाल है कि जो उसको करना है ना वो फिर आगे पीछे नहीं सोचती है, अपने इस पे डटे रहती है। सेम वो उसके पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही है और फिल्म में जो दिखाया गया है वो भी वैसे ही है। देखो ना कि आज हर कोई आने बोल रहा है कि अरे पायल कपाड़िया ने क्या कर दिखाया। तो मुझे लगता है आप अपना काम डट के करते रहो, ज़माना अपने आप झुक जाता है ना। यस, अपने काम के थ्रू आई थिंक एक वो देना, एक जवाब देना सबसे बेस्ट होता है। यस, क्योंकि ना इतना मुझे लगता है ना कि मैं खुद है ना, मैं सोशल वर्क ये उसके लिए मैं रास्ते पे नहीं उतर सकती हूँ। वो मुझे करना है ना, मैं अपने फिल्मों में बताऊंगी जी कि मैं अपने फिल्मों में लड़ूंगी, मैं अपने फिल्मों में लड़ने के लिए सिखाऊंगी। मुझे जो कहना है ना मैं उसमें कहूँगी जी। तो वहाँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, और आप वो कर भी रही हैं। और अगर नहीं रोक सकता है ना तो मैं सोचती हूँ ना कि आपको जो करना है करो। हमारी कहानियाँ हम सुनाते रहेंगे आपको। स्ट्रगल की बात करते हैं, हर किसी के लाइफ में होता है। आपकी लाइफ के वो अप्स एंड डाउन्स क्या थे? बहुत से थे, यानी हाँ, मैं ऐसे फैमिली से हूँ कि कोई ऐसे फैमिली बैकग्राउंड इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। हालांकि ऐसे था कि ये क्या होता है, तो हमारा मेरे जैसे लड़की का स्ट्रगल वहीं से शुरू होता है कि घर वालों को मनाना कि इस फील्ड में आना है। यस, कि इस फील्ड में आना है। कि इनके लिए ऐसे होता है था कि यानी क्या हम लोगों को क्या बताएंगे क्या करती है, और ऐसा होता है ना कि मुझे इसमें काम करना है, लेकिन वो काम कब मिलेगा पता नहीं होता। तो मुझे लगता है सबका यही प्रॉब्लम होगा कि क्या बताएंगे घर पे, तो दिखती तो नहीं है कहीं। जैसे मैंने वर्कशॉप किया था 2001 में, मेरा पहला प्ले आया 2006 में, तो वो 6 साल है ना, खुद को ही पता नहीं चलता कि अभी हम लोगों को क्या बताएंगे, यानी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेट आना होता है, हम लोग प्ले देखने जाते हैं, क्या है ना, तो जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है। लोगों को अभी दिखता है कि पर्दे पे अरे ये काम कर रही है, अरे उस फिल्म में है, लेकिन जब है ना हम लोग कुछ करते नहीं। अभी जैसे मैं कहीं भी जाऊंगी ना, अभी कॉलोनी में हूँ, कहीं नीचे भी जाते हैं जी, दुख यानी कुछ सामान लेने को भी जा रहे हैं ना, तो भी लोग पूछते शूटिंग ला, तो ऐसे होता है कि अब पता चल गया। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है, हम लोग काम करते हैं तो हम लोग होता है ना कि पूरा महीने के 30 दिन शूट नहीं होता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट कब आएगा ये हमें नहीं पता होता। मैंने ना शुरुआत में तो तकलीफ हुई जब काम शुरू किया, कि काम उस वक्त तो ऐसे था कि किसके पास काम मांगना ये भी मुझे पता नहीं था जी। तो और क्या करना है उसके लिए, कि ऑफिस में किसी जाने के बाद कि आपका कुछ फ़ोटो चाहिए तो अरे वो फ़ोटो कहाँ निकालने पड़ेंगे, क्या, यहाँ से शुरुआत थी। लेकिन अभी काम शुरू किया है ना, पहले मेरा स्ट्रगल था कि अरे काम मिलना चाहिए, हाँ। है ना, लेकिन मैंने ना मेरे खर्चे खूब बढ़ा के नहीं रखे, और मैं सिंपल सा है मेरा कि जब काम है मैं उसके ऊपर काम करती हूँ, खुश रहती हूँ। काम नहीं होता है, और अभी मेरा स्ट्रगल है कि बस अच्छा काम मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ना हर किसी ने यही मैं बाकी लड़कों को भी बोलती हूँ कि जब काम नहीं होता तो खुद के ऊपर काम करो, वो ज़्यादा काम करता है आगे। बिल्कुल नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी जर्नी इंस्पायरिंग रही है। बहुत सारे लोग आर्टिस्ट जो उनको लगता है ना कि हम कैसे करेंगे, हम तो बाहर से आए हैं, आपकी कहानी सुन के उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत सारा प्यार। करेक्ट सेम टू यू। आपको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अरे बहुत बहुत और करती रहूँगी मैं, परेशान आपको ऐसी और कॉन्वर्सेशन। मैं इंतज़ार करती रहूँगी।